हफ्तों बाद अपने बेटे के घर में चक्कर लगाने आए अनिल जी ने दरवाज़ा खोला तो बेटे के घर में एक लड़की को देखकर बोले, ये तुम किसको अपने घर में लेकर आए हो? बताओ, वरना अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। थोड़ा बहुत पिता का डर और सम्मान जो रितेश के दिल में था, वह भी समय के साथ साथ समाप्त हो चुका था। अनिल जी कुर्सी पर बैठे हुए थे। सामने टेबल पर अनिल जी के सामने रजिस्टर पड़ा हुआ था। उस पर लाखों रुपयों का हिसाब किताब था। उनके पास उनके नौकर खड़े थे। नौकरों पर एक नज़र डालते हुए अनिल जी ने फिर उस रजिस्टर की तरफ देखा और बोले, जाओ जाकर सेठ से बोलो, अगर अपना सामान चाहता है तो पहले 20 लाख की पूरी रकम यहाँ मेरे हाथ में रख दे। जल्दी से जल्दी मेरे अकाउंट में वह रकम जमा करवा दे, नहीं तो उसका बाकी का सामान हमारे गोदाम में ही रह जाएगा और उसे कोई भी सामान फिर वापस नहीं दिया जाएगा। सामने खड़ा नौकर उसी समय कल्लू सेठ को फ़ोन मिलाने लगा, लेकिन कल्लू कहने लगा कि मैं पूरा सामान मिलने के बाद ही पैसे दूंगा। अनिल जी का यही उसूल था कि वह जिसको भी अपनी फैक्ट्री का बनाया सामान देते, सबसे पहले पूरा पैसा एडवांस में लेते थे, उसके बाद ही सामान उन तक पहुंचाते थे। होलसेल पर न सिर्फ वह स्टील और एल्युमिनियम की फैक्ट्री के मालिक थे, बल्कि उनकी फैक्ट्री में और भी बहुत से सामान बनते थे, जिससे वह लाखों तो चुटकियों में कमा लेते थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि इतने बड़े बंगले में रहने के बाद भी किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं थी। सब कुछ उनके हाथ में था। नौकर उनके आगे पीछे घूमते थे। लेकिन अनिल जी का बेटा जिस हालत में और गरीबी में रहता था, अगर कोई देख लेता तो उसे विश्वास न आता कि यह अनिल जी का इकलौता बेटा है। रितेश ठेले को धकेलते हुए सड़क पर जा रहा था, यहाँ तक कि उसके पैरों में जूते भी नहीं थे, क्योंकि कल ही घर जाते हुए उसका जूता टूट गया था। अब उसके जूते पहनने के काबिल ही नहीं थे, क्योंकि इससे पहले भी वह कई बार जूते की सिलाई करा चुका था, पर अब वह जूता बिल्कुल टूट चुका था। इसीलिए आज रितेश नंगे पैर ही ठेले पर आया था। दिल ही दिल में वह अपने पिता को कोसते हुए सोच रहा था कि खुद तो शहर जाकर हमें भूल गए हैं, यह भी याद नहीं कि कोई पैसा भी घर भेजना है। कितने महीने हो गए हैं, पलट कर भी नहीं देखा कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गया। काश उन्हें थोड़ा भी एहसास होता तो कितना अच्छा होता। वह ठेले पर आवाज़ लगाता गली गली घूम रहा था। कोई इक्का दुक्का औरत ही उससे सब्ज़ी खरीद लेती थी, वरना बाकी तो उसकी सब्जियों में कीड़े निकालती और उसे बासी कहकर कम कीमत लगाकर वहाँ से चले जाते थे। उसे तो ठीक से कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा था। उल्टा जितने की वह सब्ज़ी ली थी, वह पैसा भी लौटकर जेब में नहीं आ रहा था। हाथ में पैसे लिए घर गया तो माँ खांसती हुई उसके इंतज़ार में बैठी थी कि बेटा उसकी खांसी के लिए दवा लेकर आएगा। लेकिन बेटा भी तो क्या करता, चुपचाप से जाकर माँ के सामने बैठ गया और कहने लगा कि माँ, मुझे तो लगता है पिताजी ने शहर में कोई दूसरी शादी कर ली होगी। चाचा जब शहर गए थे तो कह रहे थे कि बाबा वहाँ पर बहुत बड़े बंगले में रहते हैं। बाबा ने महल जैसा घर बना लिया है। उनको तो नौकरों के भी बड़े ठाठ हैं, लेकिन न जाने क्यों बाबा हमें भूल गए बैठे हैं। वह तो शायद मुझे अपनी औलाद समझते ही नहीं, ना ही आपको शायद अपनी पत्नी मानते हैं, वरना ऐसा कौन पिता होगा जो अपनी औलाद को इस हाल में छोड़कर चला जाए। रितेश इस तरह की बातें कर रहा था जब सुनीता उठकर बेटे के पास आई और कहने लगी, बेटा यहाँ से शहर बहुत दूर है, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि जाकर तुम्हारे पिता का कुछ पता ही कर सके। बस इसी आस पर जी रही हूँ कि तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा कर जाऊँ। यूं ही उन दोनों की ज़िंदगी रूखी सूखी खाकर गुजर रही थी। वहाँ दूसरी तरफ ठाट बाट से रहने वाले अनिल को आज अपनी पत्नी और बेटे की याद आई थी। उस दिन वह गांव में आए थे। जैसे ही गांव में अनिल जी की बड़ी सी गाड़ी ने प्रवेश किया तो पूरे गांव में एक हड़कंप सा मच गया। छोटे छोटे बच्चे शोर मचाकर गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। इतनी बड़ी गाड़ी को देखकर तो रितेश भी चकरा कर रह गया। वह वहीं उसी रास्ते में ही सब्जी बेच रहा था। इतनी बड़ी गाड़ी देखकर उसकी नज़रों में ललक थी। कहने लगा, एक दिन मैं भी इस गाड़ी में ज़रूर बैठूंगा। कितनी बढ़िया गाड़ी है, बाप रे बाप। वह ऐसा कहकर उस गाड़ी को ही देख रहा था कि जब गाड़ी उसके घर के पास जाकर रुक गई तो रितेश और भी ज़्यादा हैरान हो गया। सोचने लगा, गाड़ी मेरे घर के सामने आखिर क्यों रुकी है। जैसे ही गाड़ी की खिड़की खुली और जो इंसान उतरा, उसे देखकर तो जैसे रितेश की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि गाड़ी से उसका पिता उतर रहा था।
अनिल जी ने एक नज़र आसपास के बच्चों पर डाली और फिर बड़े ही गरजदार आवाज़ में उन्हें डांटकर कहने लगे, चलो भागो, दूर हटो इस गाड़ी से। अगर एक भी खरोंच आई ना तो तुम लोगों के घर बेचकर मैं पैसा वसूल करूँगा। बच्चे सहम कर दूर भाग गए और उनकी चमकीली से काले रंग की कार को देखने लगे थे। रितेश तो अपने पिता को देखता ही रह गया था। कितने महीने बाद वह अपने पिता को देख रहा था। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि वह उसका पिता है। रितेश धीरे धीरे चलता हुआ अपने ठेले को वहीं छोड़कर आगे बढ़ा और तेज़ी से जाकर अपने पिता से लिपट गया और बोला, आप आ गए बाबा, हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? आप शायद हमें भूल चुके हो। ये गाड़ी किसकी है? आप गाड़ी मेरे लिए लाए हो। रितेश तो जैसे ये भूल चुका था कि उसके पिता ने उसके साथ और उसकी माँ के साथ इतने महीने क्या किया था। वह जल्दी से गाड़ी के दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे खोलकर अंदर बैठने ही लगा था कि तभी अनिल जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, किसकी अनुमति से इस गाड़ी में बैठने लगे हो? खबरदार, जो तुमने इस गाड़ी को छूने की भी कोशिश की। सबके सामने अपनी बेइज्जती देखकर रितेश की आंखों में पानी आ गया। उसका पिता उसे हाथ से पकड़कर घर के अंदर लाए। वह उसे समझा रहे थे कि जो चीज़ तुम्हारी ना हो उसे छूने की कोशिश भी मत किया करो, समझे? ये परवरिश की है क्या तुम्हारी माँ ने? इतना महीने बाद अपने पति को सामने देखकर भले ही सुनीता नाराज़ थी, लेकिन पति को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी फैल गई थी। शिकायत भरे अंदाज में बोली, कहाँ रह गए थे इतने दिन? आपको क्या हमारी ज़रा भी याद नहीं आई? क्या आपको हमारी चिंता नहीं थी? आपकी पत्नी, आपका बेटा, गरीबी में डूबे हुए हम लोग अपनी हालत से इतना परेशान हो गए थे कि तुम्हारा बेटा स्कूल छोड़कर अब ठेला चला रहा है ताकि मेरा और अपना पेट भर सके। यह बात जब अनिल जी ने सुनी तो गहरी सांस लेकर बोले, अब तो मैं आ गया हूँ, शिकायतों का पिटारा लेकर बैठने की क्या ज़रूरत है। एक हल्की सी नज़र अपने ही घर पर डालकर वह एक तरफ कुर्सी पर बैठ चुके थे। फिर अपनी जेब से 30,000 रुपये निकालकर सुनीता के हाथ पर रख दिए। कहने लगे, ये लो और ऐश करो दोनों माँ बेटे। लेकिन हाँ, ये ना हो कि खुले पैसे देखकर तुम दोनों बिगड़ जाओ। रोज़ बाहर का खाना खा खा कर ये पैसे हफ्तों में ही ख़त्म ना कर देना और कोई फिजूल खर्ची करने की भी ज़रूरत नहीं। जब मैं दोबारा आऊँगा तो फिर और पैसे दे जाऊँगा। इतना कहकर वह कुर्सी से उठे। पानी का एक घूंट तक नहीं पिया। सुनीता तो अपने पति को देखने और उससे बात करने के लिए भी तरस चुकी थी। रितेश भी एक तरफ खड़ा अपने पिता के प्यार को तरस रहा था, लेकिन अनिल जी ने दोनों को अपने सामने कुछ समझा ही नहीं था। जाने से पहले जेब से 10,000 रुपये और निकालकर अपनी पत्नी के हाथ पर रखकर कहने लगे कि इसे पढ़ाओ लिखाओ, स्कूल में डालो। मैं नहीं चाहता कि गलियों में आवारा भटकता हुआ फिरे। इतना कहने के बाद अनिल जी चले गए। वह बोले कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, इतना समय नहीं जो यहाँ बैठकर बातें कर सकूँ। वह बड़ी सी गाड़ी अनिल जी को लेकर वहाँ से जा चुकी थी, जबकि रितेश और सुनीता दरवाजे पर खड़े उन्हें जाते हुए देखते ही रह गए। सुनीता जी तो सोच रही थी कि अनिल जी अब हमेशा के लिए उनके पास आ गए हैं, लेकिन वह तो हाथ पर पैसा रखकर यूँ समझ रहे थे कि एक पिता और पति होने का फ़र्ज़ पूरा कर दिया। आखिर अनिल जी उनके साथ क्यों नहीं रह रहे? अब ये सवाल अंदर ही अंदर सुनीता जी को कचोट रहा था। हाँ, ये सच है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्हें और रितेश को पैसों से भी ज़्यादा अनिल जी की ज़रूरत थी। अनिल जी के जाने का सदमा ऐसा लगा कि सुनीता तो बिस्तर पर ही जा लगी। जो भी पैसे आए थे वह धीरे धीरे करके उनकी बीमारी में ख़त्म होने लगे। एक रात सुनीता ऐसी सोई कि फिर उठी ही नहीं। सुबह जब रितेश ने देखा कि आज उसकी माँ अभी तक नहीं उठी है, उसने सोचा कि शायद माँ की तबीयत ठीक नहीं। उसने माँ को हिलाया तो वह बिल्कुल ठंडी पड़ी थी। उन्हें बार बार उठाने पर भी जब वह नहीं उठी तो रितेश तेज़ तेज़ चिल्लाकर रोने लगा। आस पड़ोस के लोग उसके पास आए, तब जाकर पता चला कि सुनीता जी इस दुनिया में नहीं हैं। जब तक अनिल जी को अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह उनके अंतिम संस्कार के समय ही पहुंच सके थे। पत्नी को एक नज़र भरकर देखा था, फिर आंख से आंसू टपकाया और पत्नी को लेकर अंतिम संस्कार के लिए चल पड़े। फिर अपने घर वापस आ गए। कुछ देर खामोशी से बैठे रहे, मन ही मन जैसे कुछ सोच रहे थे। फिर उसे घर के दरवाजे के कागज़ निकाले जिसमें रितेश अपनी माँ के साथ रहता था।
शायद अनिल जी कोई फैसला कर चुके थे। थोड़ी देर बाद बेटे को अपने साथ लिया, घर में ताला डाला और रितेश को साथ लेकर शहर की तरफ निकल पड़े। जहां अपनी मां के जाने का दुख रितेश को था, उसी के साथ ही अपने पिता के साथ शहर में आने की खुशी भी थी। रितेश अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सपने सजाने लगा था कि वह अपने पिता के साथ बड़े से घर में रहेगा, अपने पिता की हर बात मानेगा और बड़े स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने जैसे ही नीचे उतरने का सोचा तो अगले ही पल अनिल जी ने उसे रोक दिया। कहने लगे कि तुम कहाँ उतर रहे हो, गाड़ी में ही बैठो, मैं अंदर से चक्कर लगा कर आता हूँ। डरकर रितेश वहीं पर बैठा रह गया। उसने अपने पिता के साथ बहुत ही कम बात की थी, क्योंकि सारे रास्ते अनिल जी माथे में बल डाले लगातार कुछ सोचे जा रहे थे। कुछ ही देर बाद अनिल जी वापस आए और आकर गाड़ी में बैठे और ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहा। फिर वह रितेश से कहने लगे, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, तुम इस घर को गंदा कर दोगे। यह सुनकर रितेश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह अपने पिता से बोला, आप भी तो यहीं पर रहते हैं, यह आपका घर है, क्या आप मुझे कहीं और रखोगे? अनिल जी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो बस रितेश भी हैरानी से अपने पिता को देखता रह गया। पर दूसरी बार सवाल करने की उसकी भी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मन ही मन वह बहुत दुखी था। वह सोच रहा था, इससे तो अच्छा मैं अपने गांव में ही अपने घर में ही रहता, कम से कम वहाँ पर मेरी माँ की यादें तो थीं। अनिल जी इस कॉलोनी के आखिर में एक छोटे से घर में उसे ले गए, जहाँ पर 2 कमरे थे, एक किचन था, छोटा सा आंगन था। यह देखकर रितेश उदासी से अनिल जी को देखने लगा। बोला कि पिताजी, क्या आप मेरे साथ नहीं रहेंगे? पर अब भी अनिल जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे वहाँ छोड़कर चले गए। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत आ गई। कहने लगी कि यहाँ मुझे बड़े साहब ने भेजा है, कह रहे हैं कि यहाँ पर नौकर का बेटा रहने के लिए आया है और मैं यहाँ पर उसकी थोड़ी खातिर कर दिया करूँ, उसके काम कर दिया करूँ। इस औरत की बात सुनकर तो रितेश के दिमाग पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा था। वह एक तरफ बैठकर रोने लगा, अपनी माँ को याद करने लगा। उसके पिता ने तो जैसे बिल्कुल ही उसे पराया कर दिया था। इसी बात के दुख में डूबे हुए कि उसने पिता ने उसके साथ गैरों से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार शुरू कर दिया था। वह घंटों रोता रहा। बूढ़ी माँ ने उसे चुप किया और रोने का कारण पूछा, पर वह कुछ नहीं बोलता था। जैसे जैसे समय गुजरा, हर महीने का जेब खर्च रितेश को मिलने लगा। पास होते हुए भी अनिल जी कभी कभार ही अपने बेटे से मिलते, नहीं तो या तो कभी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते या आ रहे होते। ज़्यादा समय उनका दूसरे शहरों में गुजरता था। बेटे के पास बैठकर बात करने का उनके पास तो समय ही नहीं था। यूं ही कई साल गुजरे और रितेश अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अनिल जी ने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाने के बजाय उसे सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया था, जहाँ पर पढ़ाई ना के बराबर ही थी। पिता की इतनी दौलत देखने के बाद भी एक छोटे से घर में रहना और माँ के जाने के बाद पिता का प्यार ना पाकर पढ़ाई से बिल्कुल ही दिल उठ गया था। भले ही स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई में उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। 2 साल तक लगातार फेल होता रहा, तो अनिल जी ने भी अपने बेटे की पढ़ाई ख़त्म करवा दी और साफ कह दिया, अगर तुम पढ़ नहीं सकते तो फिर मजदूरी ही करोगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रितेश फट पड़ा और बोला कि मैं आपका बेटा हूँ, आखिर ये इतनी दौलत, इतना ऐश आराम किसके लिए है? क्या आपने दूसरी शादी कर रखी है? उनके बच्चे हैं, उन्हें आप दे रहे हैं। मेरे साथ आप इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो कोई अपने नौकर के बेटों के साथ भी नहीं करता। आपका बेटा कैसी परेशानियों से गुजर रहा है, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं। आप अपने महल जैसे घर में आराम करें और मुझे यहाँ पर इस कोठरी में डाल रखा है। अनिल जी ने इतना सुना तो एक ज़ोरदार थप्पड़ बेटे के मुंह पर दे मारा और बोले कि ज़बान लड़ाता है, वह भी अपने पिता से। मुफ्त में तुझे 1000 रुपये महीना पकड़ा जाता हूँ, ठीक था कि तुझे गांव में ही छोड़ आता, जहाँ पर तू ठेले पर सब्जियाँ बेचता। तेरे पैर में चप्पल तक नहीं थी, तू भी खुदगर्ज है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। रितेश अब बिल्कुल चुप हो चुका था। उसने मन ही मन फैसला किया कि जो पैसा उसका पिता देता है, अब वह भी नहीं लेगा, बल्कि अपने पैरों पर खुद खड़ा होकर दिखाएगा।
उसने जैसे जैसे तैसे उधार लेकर वहीं मोहल्ले में ही एक दुकान खोली। छोटी सी दुकान थी। उसी मोहल्ले में उसने वह दुकान किराए पर ली थी जहाँ वह रहता था। वहाँ पर जो भी बिक्री होती उसी से रितेश अपना घर चलाने लगा। उसने अपने पिता से जैसे बिल्कुल ही अपना रिश्ता तोड़ लिया था। अपने पिता के प्रति उसके मन में नफरत पैदा होने लगी थी। जब तक वह गांव में रहा अपने पिता का इंतज़ार करता रहा था, लेकिन अब उसको विश्वास हो गया था कि उसका पिता होते हुए भी वह एक पिता कहलाने के लायक नहीं है। रितेश को बहुत अकेलापन महसूस होता था। रह रहकर अपनी माँ की याद उसे बहुत सताती थी। आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले वाले अच्छे थे। उन सभी से रितेश की अच्छी बनती थी। बूढ़ी अम्मा हमेशा ही उसके घर जाकर उसका सारा काम कर जाती थी, जो कि उसके पिता ने उसके लिए लगाई थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटा, यूँ कब तक अकेले रहोगे? अब तुम बड़े हो चुके हो, कमाते भी हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो इसी मोहल्ले में एक बेचारी गरीब विधवा है। उसी की एक सीधी सादी लड़की है। तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारी बात करूं, लेकिन दहेज के नाम पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकेगा। यह बात पहले सोच लेना। रितेश को बूढ़ी अम्मा की बात समझ आ गई। वह भी एक ऐसी ही लड़की चाहता था जो उसका साथ गरीबी में निभा सके। बस इसी तरह रितेश ने उस गरीब लड़की से शादी कर ली। लेकिन रितेश ने अपने पिता को इस बात की सूचना नहीं दी थी। वह भी गरीब घर से थी, इसीलिए उसे छोटे घर से और कम आमदनी से कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों पति पत्नी अपनी रूखी सूखी में खुश थे। शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे जब अचानक से दरवाज़ा खुला तो अनिल जी घर में आए। वह आज भी वैसे के वैसे ही थे। कई महीनों बाद अपने बेटे के घर चक्कर लगा रहे थे। उसके घर में एक लड़की को देखकर बोले, यह तुम किसको अपने घर में लेकर आए हो? बताओ, वरना अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। थोड़ा बहुत पिता का डर और सम्मान जो रितेश के दिल में थी, वह भी समय के साथ साथ खत्म हो चुकी थी। आज तक अनिल जी ने रितेश को अपना बेटा समझा ही नहीं था, तो भला वह क्यों अपने पिता को अपना पिता समझता। उसने अपने पत्नी को कमरे में जाने को कहा और ख़ुद अपने पिता के सामने आकर कहने लगा कि मैंने शादी कर ली है और यह मेरी पत्नी है। अनिल जी की आंखें फटी रह गईं। अगले पल एक ज़ोरदार थप्पड़ बेटे के मुंह पर मारकर बोले, क्या बकवास कर रहा है? तेरी शादी तो मैं एक अच्छी लड़की से करवाना चाहता था। यह किस लड़की से तुमने शादी कर ली? लेकिन इस बार रितेश गुस्से में आ चुका था और चिल्लाकर अपने पिता से बोला, ना ही तो मैं आपका बेटा हूँ, ना ही आप मेरे पिता। अब मेरा और आपका कोई रिश्ता है ही नहीं। जाइए, जाकर अपने महल में ऐश करिए। अब आपके नौकर भी मुझसे अच्छा खाना खाते हैं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं जैसे भी रहूँगा, लेकिन कभी आपसे 1 रुपये का सवाल नहीं करूँगा। अनिल जी भी अपने बेटे से लड़ते हुए वहाँ से निकल गए, जबकि रितेश की पत्नी तो आंखें झपकना भूल गई थी जब उसे पता चला कि रितेश कितने बड़े आदमी का बेटा है। इसके बाद दोबारा अनिल जी रितेश के घर पर नहीं आए। धीरे धीरे समय गुजरा। अनिल को अपनी दुकान में ज़्यादा लाभ तो नहीं हो रहा था, फिर भी 2 वक्त की रोटी का काम हो जाता था। जब एक दिन एक नोटिस अनिल जी ने अपने बेटे रितेश को भेजा। उस नोटिस में लिखा था कि मेरे महीने का खर्च मेरे हाथ पर हर महीने आकर रख दिया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि अपनी कमाई में से एक हिस्सा मुझे भी दो। जब ये बात रितेश ने पढ़ी तो वह कितनी बार तो अपनी आंखें झपकना ही भूल गया। कहने लगा कि मेरे पिता करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं, भला उन्हें मेरी इतनी छोटी सी किराने की दुकान से मिलने वाले कुछ ही रुपयों की क्या ज़रूरत पड़ गई। उसने इस नोटिस को हल्के में लिया था, लेकिन अगले दिन अनिल जी उसके घर पहुंच चुके थे। वह बोले कि तुमने अभी तक मेरा खर्चा नहीं भेजा। मेरी भी आवश्यकताएं हैं। मैं तुम्हारा पिता हूँ और मेरे खर्च उठाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। चुपचाप मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दिया करो और मुझे यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगता। रितेश ने देने से मना किया। कहने लगा, आपने हमें तरसा तरसा कर रखा है। मेरी माँ आपकी याद में घुल घुल कर इस दुनिया से चली गई और आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मेरे पास आपके लिए 1 रुपया तक नहीं है। जाइए, अपने करोड़ों की जायदाद पर ऐश कीजिए। जब आखिरी नोटिस के बाद भी रितेश ने 1 रुपया भी अनिल जी के हाथ पर नहीं रखा तो उसे कोर्ट की तरफ से नोटिस मिला था। अनिल जी ने तो कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया था कि मेरा बेटा मुझे अपनी कमाई से खर्च नहीं देता।
रितेश का तो दिल किया कि वह अपनी जान ही दे दे। वह इतना भावुक हो गया कि पत्नी से बोला, तुम वापस अपने मायके चली जाओ। तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक था। मैं अपनी जान देकर अपने दुख अभी ख़त्म कर लूँगा। लेकिन उसकी पत्नी ने जाने से साफ इनकार किया। कहने लगी, सुख और दुख हम साथ ही गुजारेंगे। आप परेशान न हो, कुछ ना कुछ आपके लिए रास्ता ज़रूर निकलेगा। कोर्ट में जज, वकील सभी तो हैरान थे कि आखिर अनिल जी जैसे दौलतमंद इंसान को भला अपने बेटे से खर्च की क्या ज़रूरत पड़ गई। हैरानी तो तब हुई जब उन्हें ये पता चला कि उनके बेटे की मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान है। बहरहाल फैसला कोर्ट के ऊपर था, इसीलिए यह फैसला सुनाया गया कि महीने का खर्च और पिता का इलाज सब कुछ करवाना एक बेटे का कर्तव्य है और वह अपना कर्तव्य अनिल जी के लिए निभाएगा। फैसला सुनकर अनिल जी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, जबकि जज थोड़ा बहुत हैरान थे। पहले ही हर महीना बहुत कम रुपये बचते थे। रितेश तो सोचकर परेशान हो गया कि वह कैसे सबके खर्च उठाएगा। वह यही सोच रहा था, तभी जज ने बाकी लोगों के जाने के बाद अनिल जी से सवाल कर ही लिया। रितेश भी वहीं पर मौजूद था। जज कहने लगा कि बुरा मत मानिए अनिल जी, लेकिन आप तो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। आपको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपने तो शायद अपने बेटे के साथ भी रिश्ते ठीक नहीं रखे, तभी तो वह किराए की दुकान चला रहा है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप अपने बेटे की छोटी सी दुकान से भी पैसा वसूल कर रहे हैं? इस बात पर अनिल जी ने गहरी सांस ली और जो राज बताया उसने तो जैसे रितेश की सोच को ही बदल दिया था। अनिल जी ने गहरी सांस ली और कहने लगे कि यह सब कुछ मैं आपको घर चलकर बताऊंगा। अनिल जी वहां पर बैठे हुए वकील को भी अपने साथ लेकर और फिर जज और अपने बेटे को भी उस आलीशान बंगले में लेकर आने को कहा। सभी वहां मौजूद थे, अनिल जी के साथ वकील और कुछ गवाह भी थे। रितेश को तो लगा था कि शायद उसके पिता सारी जायदाद उसके नाम करने वाले हैं। इस जायदाद का मालिक वह बनने वाला है, उसके दिन फिरने वाले हैं। लेकिन तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। नौकर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। एक नौजवान निकलकर बाहर आया। नौजवान को देखकर तुरंत अनिल जी ने अपने कंधे पर रखा हुआ रुमाल उतारा और बड़ी ही इज्जत के साथ उस लड़के के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसके पास खड़े हो गए। यह लड़का कौन था रितेश नहीं जानता था। फिर अनिल जी उस लड़के को वहाँ पर लेकर आए और सभी लोगों के सामने उसे एक फ़ाइल दी और कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर करवाए। फिर कहा कि यह सारी संपत्ति इस लड़के के नाम है। रितेश को तो बिल्कुल विश्वास हो चुका था कि उसके पिता ने उसे यहाँ पर अपमानित करने के लिए बुलाया है, क्योंकि यह जायदाद इस लड़के की थी। ज़रूर यह अनिल जी का दूसरा बेटा था। लेकिन उसी समय अनिल जी कहने लगे कि यह सारी संपत्ति मेरे मालिक की थी, जिनके यहाँ मैं ड्राइविंग करता था। मेरे मालिक मेरे साथ अक्सर अपने घरेलू मामलों के बारे में बात कर लेते थे। एक दिन उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि बस आखिरी समय आ चुका था। उस समय मैं ही उनका वफादार नौकर उनके पास था। दरअसल उनका बेटा कुछ समय पहले अपनी पत्नी के साथ अमेरिका चला गया था और फिर वहीं का होकर रह गया। सिर्फ उनका एक पोता ही था जो उनको याद रखे था और दूसरे देश में होने के बाद भी अपने दादा के रिश्ते को निभा रहा था। लेकिन उनका पोता आज भी उनसे प्यार करता था। इसीलिए जब वह मरने लगे तो अपनी वसीयत में ये कह गए कि अमानत के तौर पर इस जायदाद को अनिल संभालेंगे, क्योंकि उनके साथ काम करते हुए वह ये सब कुछ सीख चुके थे। जैसे ही कई सालों बाद मेरा पोता वापस आएगा, यह सब कुछ उसके हवाले कर दिया जाए। इस करोड़ों रुपए की जायदाद के मालिक होने के बाद भी 1 रुपया भी अनिल जी ने जायदाद से नहीं लिया था, बल्कि अभी तक वह इन करोड़ों रुपयों में से सिर्फ महीने के 15,000 रुपये ही निकाल कर अपनी जेब में रखते थे, जो कि उनके मालिक उन्हें अपनी ज़िंदगी में दिया करते थे। उस लड़के ने वह सारी संपत्ति अपने पास रख तो ली थी, लेकिन फिर अपनी जायदाद में से उसने अनिल जी को उपहार के तौर पर ज़मीनें भी दे दी थी। रितेश की तो सारी सोच ही बदल गई। वह जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई और अब अपने पिता की सच्चाई जानकर उसे अपने पिता पर गर्व हो रहा था। वह कितने वफादार निकले थे, उनके खून में किस कदर वफादारी थी। सब कुछ होने के बाद भी वह एक नौकर की तरह से रह रहे थे। अपने बेटे को भी महंगी चीज़ों की आदत नहीं लगने दी
और ख़ुद भी वह अपने बेटे को मेहनत करने पर ही ज़ोर देते रहे। रितेश गलत था, जबकि वहीं कुछ गलती अनिल जी से भी हुई। जायदाद में धोखा ना करने के डर से और बिजनेस को संभालने में वह अपने बेटे को बिल्कुल ही अनदेखा कर गए थे। लेकिन अब यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। वह अपने बेटे के साथ वापस गांव आकर अपने छोटे से घर में रहने लगे और अपने बेटे और बहू के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के